हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की, जिसमें फिजिकल असेसमेंट दिया गया फंडामेंटल से, और लास्ट हमारा जो 27 लेसन है उससे लिया गया है। तो फिजिकल असेसमेंट के अंदर हमारा एक स्केल होता है, ग्लासगो कोमा स्केल हम जिसको बोलते हैं। तो इसमें बताया गया है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसमें हम जो बेहोशी की जो अवस्था होती है ना, चेतना की अवस्था, बेहोशी की अवस्था होती है, उसके लेवल को देखेंगे कि कितना कॉन्शियस है, कितना अनकॉन्शियस है पर्सन। ठीक है, तो ग्लासगो जो है वो कोमा स्केल यूज करके एसेस किया जाता है इसमें कॉन्शियसनेस का लेवल। तो इसमें जो लेवल दिया गया है, जैसे कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे जो टेस्ट हैं वो किए जाते हैं, और ये हमारा स्कोर देखा जाता है। जैसे आईज है, ठीक है, तो इसमें स्पोर्नोसिस दिया जाता है, तो उसका स्कोर हमारा जैसे 4 है। ओपनिंग, जैसे कि आईज ओपनिंग का देखेंगे, हम आईज ओपनिंग में देखेंगे, स्पोर्नोसिस टेस्ट करेंगे, स्पीच देखेंगे, दर्द देखेंगे और नो रिस्पॉन्स, तो उसके स्केल देखे जाते हैं कि इसमें दर्द का स्केल इतना है, रिस्पॉन्स का स्केल इतना है, बोलने का स्केल इतना है। तो ये सारे के सारे इसके अंदर देखे जाते हैं। वर्बल रिस्पॉन्स के अंदर हम क्या देखेंगे, ओरिएंटेड का हमारा स्केल 5 है, कंफ्यूजन कितनी है, ठीक है, और हमारे इम्प्रोपर्स वर्ड्स यानी कि शब्द सही से बोल पा रहा है, नहीं बोल पा रहा, उचित शब्द बोल रहा है, नहीं बोल रहा, जो से बोलना चाहिए वो बोल रहा है, कुछ और ही बोल रहा है, ठीक है, और इन कम्प्रीहेंसिव साउंड यानी कि आवाज जो है कि किसी और तरीके की निकल रही है, आवाज किसी और तरीके की आ रही है, तो वो सारी चीजें इसमें देखनी होती है। नो रिस्पॉन्स, तो ये हमारे स्किल के हिसाब से ये स्किल में निशान लगा दिया जाता है कि भाई जो कंफ्यूजन है वो इस लेवल की है, 10 में से, ये 15 में से, और ये सारे के सारे 15 में से ये हमारी जो रेंज होती है ये हमारी होती है। जैसे कि 15 में से भाई इसने आवाज बोल के बताई, तो 15 में से कितने नंबर आप उसे दोगे। तो इस तरीके से स्केल में ये चीजें मापी जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो जैसे कि भी हमारा इसमें तीसरे नंबर पे आ जाता है, जैसे कि मोटो रिस्पॉन्स होता है। मोटो रिस्पॉन्स में क्या देखेंगे, ओबेज ऑफ द कमांड देखेंगे, कि किस तरीके के लोकलाइज चीजें देखेंगे, भी सामान्य स्थापित जो चीजें है वो क्या है, जो विड्रॉ की चीजें निकाल कैसे सकता है, फ्लैक्शन लचीलापन कितना है, विस्तार कितना कर रहा है चीजों का, और रिस्पॉन्स। तो ये हमारे स्किल के हिसाब से चीजें दिए जाती है, स्कोर होता है हमारा। ये हमारे टेस्ट किए जाते हैं मोटो रिस्पॉन्स के। तो अलग अलग पार्ट के हमने लिए हैं। तो इसमें अब हम जानेंगे कैसे स्कोर को किस तरीके से सही है, कौन सी चीज सीवियर है, कौन सी माइल्ड है, और कौन सी हमारी खतरनाक है। तो इसने बताया does the client response are the rated on a scale from the 3 to 15, a score of 3 indicates severe neurological impairment। तो इन्होंने बताया कि क्लाइंट का जो रिस्पॉन्स होता है उसकी जो रेटिंग होती है स्केल के अनुसार, वो 3 से 15 तक की रेटिंग होती है। तो इसमें जो स्कोर है वो 3 तक अगर स्कोर है तो वो इंडिकेट करता है सीवियर न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट की, भी जो ये इंडिकेट कर रहा है कि भी जो नर्वस सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा कमी है, यानी कि नर्वस सिस्टम में किसी न किसी चीज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अगर 3 तक का इंडिकेट करा, जैसे कि हमारा फ्लैक्शन है 3 तक का दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर दिक्कत आ रही है, तो अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पा रहा है, मैसेज जो है वो मसल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, या कुछ गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि भाई स्कोर ऑफ 15 इंडिकेटेड दैट द क्लाइंट इज फुली रिस्पॉन्सिव। तो अगर इंडिकेट कर रहा है हमारा स्केल 15, तो 15 करने का मतलब है कि क्लाइंट है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा, फुल रिस्पॉन्स है उसका हर चीज के बारे में, तो वो कंप्लीटली माना जाता है। और स्कोर लेस देन 7 रिक्वायर फ्रीक्वेंट असेसमेंट। और अगर हमारा स्केल जो है वो स्कोर 7 से कम दिखा रहा है, 7 से कम का स्कोर दिखा रहा है, यानी कि 5 दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दोबारा से असेसमेंट करने की जरूरत है, यानी कि चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत है और दोबारा से असेसमेंट करने की जरूरत हमें होती है। ठीक है, तो ये हमारा स्केल के हिसाब से हम इन चीजों को इस तरीके से मापते हैं। ठीक है, ग्लासगो जो हमारा स्केल होता है उसके द्वारा। अब पैटर्न हम देखेंगे, रेस्पिरेशन के पैटर्न हमारे कैसे हो जाते हैं बेहोशी की अवस्था में। तो इन्होंने बताया कि डिस्टर्बेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन में रिजल्ट वेरियस रेस्पिरेटरी पैटर्न, कि भाई हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन के अंदर, अगर उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो जाएगी तो उसका क्या रिजल्ट होगा, उसका रिजल्ट निकलेगा कि रेस्पिरेटरी पैटर्न में जो है चेंजेस आ जाएंगे और दिक्कत आने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो पैटर्न हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमारा चाइना स्टॉक रेस्पिरेशन जो हमारा होता है, जो हम उसके अंदर भी कर चुके हैं, शॉर्ट के अंदर भी कर चुके हैं, पहले भी ये डल चुकी है वीडियो। तो उसमें सजेस्ट किया जाता है कि जो भी हमारा अपर ब्रेन स्ट्रीम होता है या फिर बासली गैंग्लिया का जो हमारा पार्ट होता है, तो उस एरिया में जो हीमीफीलियस होती है ना हमारी दोनों, तो उसमें गहरे घाव बताए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का रिस्पॉन्स हमारा जो कि चेन स्टॉकर रेस्पिरेशन जब हमारा होता है, तो हमारे इन दोनों जगह पर गहरे घाव अगर वगैरह हो जाते हैं तब ये चीजें होती हैं। और हाइपर वेंटिलेशन के अंदर हमारा आ जाता है मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जो होती है, ब्रेन डैमेज हो जाने की वजह से मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जब हो जाती है तो हाइपर वेंटिलेशन के अंदर हमारा आ जाता है। और टैक्सिस में क्या जाता है, टैक्सिस जो हमारा रिस्पॉन्स होता है या रेस्पिरेशन होता है, इसमें इनरेगुलरिटी आ जाती है, जैसे सांस की जो गहराई होती है वो अनियमित हो जाती है, वो ठीक से नहीं रहती। तो इसमें क्या हो जाता है, जो मेडुलरी सेंटर होता है, अब एक होता है हमारा कोर्टेक्स, एक होता है मेडुलरी। मेडुलरी यानी कि मेडुला वाला पार्ट, मेडुला अंदर वाले पार्ट को बोला जाता है। अगर वो डैमेज हो जाता है, अंदर वाला जो मेडुलरी सेंटर होता है अगर वो डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से सांस लेने की जो गहराई है उसके अंदर इरेगुलरिटी आ जाएगी, अनियमितता आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें हम आंखों में देखते हैं, आंखों में किस तरीके की जो साइज है, इक्वालिटी हमारे रिएक्शन करने की, लाइट करने की, प्यूपिल इक्वल राउंड रिएक्टिंग ऑफ द लाइट एंड द अकोमोडेटिव। तो इसमें जो पैरेला दिया गया है, पैरेला में की यही फुल फॉर्म आ जाती है, जैसे कि प्यूपिल एरिया की इक्वालिटी हमारी हो जाती है, और इसमें जो रिएक्टिंग लाइट और अकोमोडेशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म ही दी हुई है, प्यूपिल इक्वल राउंड
रिएक्टिव लाइट रिकमेंडेशन। ठीक है, तो पैरेलल की हमारी फुल फॉर्म दी गई है। तो इसमें जो पीपल का जो एरिया होता है उसका जो रिएक्शन और लाइट होता है उस पर फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है और इक्वल और अनइक्वल डायमीटर हो जाता है, समान हो रहा है समान हो जाता है। तो ये कोमा क्या जो अगर हमारा ऑर्गन्स के अंदर मेटाबॉलिक सिस्टम है या फिर कोई टॉक्सिक या फिर शक्ति या जहरीली जो कि इफेक्ट की वजह से हमारी ये हो जाती है। और प्रोग्रेसिव डायलेशन हो जाता है इसमें अगर आईएलपी अगर ज्यादा बढ़ जाता है। तो आईएलपी इसमें हमारा जो लिम्ब होता है यानी कि जो हमारा इन्फ्यूजन होता है लिम्स के अंदर वो सारी की सारी चीजें अगर बढ़ जाती है तो डायलेशन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, फैलाव जो है ज्यादा हो जाता है। तो जो इसमें डायलेशन है पीपल्स का उसमें इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है डायलेशन। प्यूपिल का जो डायलेशन है डायलेट होता है ना पीपल, तो वहां पर प्यूपिल तो वहीं पर फिक्स हो जाएगा, फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। तो ये इंजरी लेवल दिखाती है, ब्रेन में चोट लगने की वजह से ऐसा हो सकता है। आई की जो मूवमेंट होती है वो हमारी नॉर्मल आई जो है वो साइड बाय साइड यानी कि आंखें जो साइड में इधर उधर जाती रहेंगी। तो इसमें जो फिक्स डायलेशन प्यूपिल्स जो है वो बीमारी चोट और लेवल को दर्शाता है ब्रेन के अंदर। आई की जो मूवमेंट है वो एब्सेंट हो जाती है। जब डीप कोमा गहरी जहाँ होती है तो उसमें आई की मूवमेंट दिखाई नहीं देती है। और ब्रेन स्टीम में जो है अबनॉर्मल कंडीशन क्या होती है, ब्रेन के अंदर के कई प्रकार के घाव वगैरह हो जाते हैं। कोरोनल फ्लैक्शन दिखाई देते हैं हमारे, जब टच किया जाता है कोई भी कॉटन या कोई भी हमारी जो रुई वगैरह होती है वो लगाकर टच करके देखा जाता है तो ब्लिंक का रिस्पॉन्स आता है तो हमारा नॉर्मल होता है। और अगर नहीं आता तो अगर अब नॉर्मल होता है तो फिर हमारा जो फंक्शन है ना पांचवी और सातवीं जो कैरनल नर्व होती है तो सोच लेना चाहिए अगर ब्लिंक का जो है अच्छे से रिस्पॉन्स करा है तो नॉर्मल है, अगर ब्लिंक का रिस्पॉन्स नहीं करा तो पांचवी और सातवीं जो कैरनल नर्व है उसके अंदर किसी न किसी प्रकार का अफेक्ट हो चुका है, किसी न किसी प्रकार की दिक्कत है हमारी कोरोनल रिफ्लेक्शन के अंदर। ठीक है, अनलेटरल यानी कि घाव वगैरह आगे देखते हैं। तो इसमें हो सकता है कोई घाव वगैरह प्रेजेंट हो या कोरोनल रिफ्लेक्शन जो है अब्सेंट इन डीप कोमा। डीप कोमा में ये जो कोरोनल रिफ्लेक्शन होता है ये भी अब्सेंट ही रहता है, यानी कि जो डीप कोमा होगी उसमें किसी प्रकार के रिएक्शन हमें दिखाई नहीं देंगे। और इसमें फेशियल हमारी सिमेट्री आ जाती है, फेशियल यानी कि फेस के द्वारा की जाने वाली जितनी भी हमारी मूवमेंट होती है तो इसमें हमारी नॉर्मल सिमेट्री के अंदर आ जाते हैं। इसमें सैगिंग हो जाएगी यानी कि स्किन लटकना स्टार्ट हो जाएगी, रिंकल्स वगैरह नहीं रहेंगे और पैरालाइज जैसे साइन आ जाएंगे, यानी कि जैसे कि लकवा वगैरह की शिकायत हो जाती है इस तरीके से हमारा फेस हो जाता है। और जो इसमें स्वेलिंग रिफ्लेक्शन में आ जाते हैं, इसमें जब कोई भी चीज हम निकलते हैं तो उसमें कैसा रिफ्लेक्शन आएगा, उसमें लार की स्थिति बन जाती है। तो उसमें जब आप कोई निकलते हैं तो लार जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो ड्रॉलिंग जो हमारी जो प्रेजेंट रहती है तो इसका मतलब क्या है, 10वीं और 12वीं जो कैरनल हमारी नर्व होती है या फिर सुप्रा हमारी सुब्रा आर्कोनॉइड जो हमारी हेमरेज होती है, मेनिंजाइटिस होता है, तो उसके इन ये जो चीजें प्रेजेंट होती है, ये जो दिक्कतें होती हैं या हमारी 10वीं और 12वीं कैरनल नर्व में कोई डिफेक्ट होता है तो हमारे जो स्वेलो करते हैं तो ये जो लार पड़ने की जो समस्या ये हमारी रहती है उसके अंदर। और जब डीप कोमा होगा तो ये लार जो है ये भी नहीं आएगी, डीप कोमा के अंदर ये भी जो है अब्सेंट ही रहती है। अब नेक में क्या होगा, नेक में बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो जाती है नेक, यानी कि सुब्रा आर्कोनॉइड हेमरेज और मेनिंजाइटिस के अंदर जो नेक जो है बहुत ही अकड़ जाती है गर्दन। ठीक है, अब ये तुमने देखना है, ये एनाटॉमी के अंदर तुमने पढ़ रखा है, सुब्रा आर्कोनॉइड हमारी लेयर होती है सारी की सारी ब्रेन की। ठीक है, हेमरेज और जो मेनिंजाइटिस है ये हमारे जो मेनिंजाइटिस जो जगह होती है उसके अंदर मेनिंजाइटिस यानी कि सूजन आ जाती है ब्रेन के कुछ हिस्से के अंदर। तो ये जो है ये हम एनाटॉमी के अंदर सारी की सारी चीजें कर चुके हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाकर के एनाटॉमी का जो सब्जेक्ट है हमारे जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो पढ़ सकते हैं, तो आपको इन सभी चीजों के बारे में नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी लेयर होती है सुब्रा आर्कोनॉइड्स लेयर जो ऊपर वाली लेयर होती है और इसमें एब्सेंस होती है हमारी जो नेक की जो मूवमेंट होती है वो हमारी डिलोकेशन हो जाती है या फिर हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है डिलोकेटेड हो जाए या फिर हमारी किसी तरीके का फ्रैक्चर हो जाए तो नेक की जो मूवमेंट होती है वो हमारी एब्सेंट हो जाती है, तो नेक की मूवमेंट होनी बंद हो जाती है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम। तो मोटो रिस्पॉन्स जो होता है तो नर्वस सिस्टम का तो रिस्पॉन्स सारा ही सारा इसके ऊपर होता है। मोटो इसमें जो नर्वस सिस्टम के बगैर तो कोई चीज हमारी काम नहीं करती है, तो इसमें जो है हमारा पर्पसफुल मूवमेंट्स होती हैं, क्लाइंट फुली अवेकन होता है। ठीक है, मोटो रिस्पॉन्स और इसमें जो मूवमेंट होती है रिस्पॉन्स जो होता है हमारा इसमें नॉक्सिस सेटिमुलिटी यानी कि कोई अगर नॉक्सिस सेटिमुलिटी करेगा ना यानी कि कोई पिन चुभाएगा इंजेक्शन चुभाएगा या चिटकी भरेगा तो इस तरीके से पेनफुल जो है सीमी कॉन्शियस हो सकता है, थोड़ा सा इंसान जो आंखें खोल के जरूर देखेगा, तो इस तरीके की मूवमेंट इसके अंदर होती है। ठीक है, और एस्मेट्रिक्स जो रिस्पॉन्स होता है उसमें हमारा हीमोप्लेजिया और पैराप्लेजिया ये तो हमारी अबनॉर्मल डिसऑर्डर होते ही है, तो एब्सेंट होते हैं इसमें। अगर इनका नहीं पता हो तो एनाटॉमी में पढ़ सकते हो, इनकी डिटेल है। एब्सेंट मोटो रिस्पॉन्स इन डीप कोमा, तो डीप कोमा में ये जो हमारे जो मोटो रिस्पॉन्स होता है ये भी नहीं होता है। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारे सेरिब्रल हेमिफीरियर से या पैथोलॉजी मेटाबॉलिक डिप्रेशन से ब्रेन फंक्शन इंडिकेट सीवियर द न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट, तो ये इस तरीके की कोई भी समस्या है ना हेमिफीरियस की या मेटाबॉलिक डिप्रेशन आ गया या ब्रेन के फंक्शन काम करना बंद कर रहे हैं तो ये न्यूरोलॉजिकल हमारी जो समस्याएं होती है सीवियर न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, यानी किसी की न्यूरो जो हमारा न्यूरो सिस्टम जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, उसकी कमी की वजह से सारी की सारी चीजें हमारी होती हैं। अब नॉर्मल पोस्चर की वजह से भी हमारी हो जाती है, तो इसमें एक अब पोस्चर हमारा हो जाता है डिकॉर्टिकेज पोस्चर हो जाता है, इसमें फ्लेक्शन और इंटरनल जो रोटेशन होती है जैसे कि आर्म्स की और हैंड की यानी कि हाथ की और जो हमारे ऊपर की बाजू होती है उसकी। ठीक है, और डिक्रिब्रेट्स जो हमारी पोजीशन होती है उसमें हमारे एक्सटेंशन और एक्सटर्नल रोटेशन यानी कि हाथ को ऊपर की तरफ उठाना या घुमाना, तो दिस
क्रेविटेड जो पोजीशन होती है इंडिकेट डीपर एंड द मोर सीवियर डाई फंक्शन। तो इसके अंदर जो हमारी जो डिक्रेटिविटी जो पोस्चर होता है ना, उसमें बहुत ही ज्यादा गहरी और बहुत ही ज्यादा डाई फंक्शन होता है, किसकी बजाय जो हमारा डिकोरेटेड पोस्चर होता है उसकी बजाय इसके अंदर। ठीक है, वेरी पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन हो गई, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और रोगजनक साइन होते हैं जिससे तरीके के अगर हमारी मूवमेंट और पोस्चर के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है तो। ठीक है, फ्लैक्शन में इसमें स्पेसिफिक सेंसरी मोटर पैथवे हमारा होता है। तो इसमें पैथवे के अंदर जो सुपरफिशियल हमारी कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन होता है, तो वो किसके अंदर जाएगा, सुपरफिशियल यानी कि बाहर के हिस्से में कंटिन्यू रिफ्लेक्शन आएगा। तो पेट का एरिया है, तलवा है हमारा, कोरोनल्स है, पैरंगल जहाँ पर हमारे पैरंगल्स में से खाना जाता है, थर्मेटिक एनल्स वगैरह की जो हमारी जगह होती है जहाँ से पास आउट होता है, तो ये सारी की सारी जगह हमारी होती है। और अब्सेंट होता है हमारा पैरामिडियल ट्रैक डिसऑर्डर जो होता है वो इसके अंदर नहीं होता है, और अब्सेंट ऑन द अफेक्टेड ऑफ साइड इफेक्ट सीवीए। ठीक है, तो इसमें जो अब्सेंट होता है और अफेक्टेड साइड जो हमारे साइड होते हैं, जैसे कि अफेक्टेड साइड आफ्टर सीवीए के अंदर हमारे कैनल जो हमारे वैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं वस्कुलर वाले, तो वो चीजें इसके अंदर हमारी आती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ये रिफ्लेक्शन सारा का सारा मोटोर का है। तो नेक्स्ट भी देखते हैं, मोटोर का तो बहुत सारा रिफ्लेक्शन होता है क्योंकि सारा नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड होता है हमारा ये। तो भाई डीप टेंडन हमारा जो रिफ्लेक्शन आ जाता है इसमें आ जाती है हमारी, जैसे कि मांसपेशियों का स्ट्रेच होना। ठीक है, तो इसमें हमारे बाइसेप्स में जर्क आना, ट्राइसेप्स जर्क आना, या फिर एंकल जर्क या नी जर्क, यानी कि हमारे जितने भी नी का ज्वाइंट है, टखने का ज्वाइंट है, हमारे बाजू के ट्राइसेप और बाइसेप्स होते हैं इनके अंदर जर्क आ जाना। ठीक है, डीप टेंडन से हो जाने की वजह से, यानी कि गहरी अकड़न की वजह से। ठीक है, तो इसमें हमारी क्या हो जाती है, एसेमेट्रिक्स जो हमारी पैरालिसिस की जो कंडीशन आ जाए, डीप कोमा के अंदर ये चीजें नहीं होती हैं, पैरालिसिस की समस्या नहीं होती है और जर्क वगैरह की भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्शन में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा बाबिन की रिफ्लेक्शन में, जैसे कि जबड़ा है, हथेली वगैरह है, या फिर हमारे कॉलम्स है, हमारी नाक वगैरह है, रूटिंग यानी कि चूसने की जो रिफ्लेक्शन होता है किसी चीज को सक करने का। ठीक है, और इसमें ग्लाबेलर्स ग्रेप्स रिफ्लेक्शन यानी कि चबाने वगैरह की जो चीजें होती हैं, या फिर पैथोजेनिक रिफ्लेक्शन के अंदर हमारा इंडिकेट करता है सारा का सारा नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर से रिलेटेड होती है। स्पाइन कोड में हायर सेंटर जो होता है स्पाइन कोड के अंदर, जब उसके अंदर किसी तरीके के डिसऑर्डर होते हैं तो ये तरीके की समस्याएं हमारी उत्पन्न होती हैं और ये हमारे पैथोजेनिक रिफ्लेक्स के अंदर आती हैं। ठीक है, बॉडी में जो फंक्शन होते हैं जैसे कि सर्कुलेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, तो पता ही होगा कि भाई ब्लड का चलना या फिर सांस लेना या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, खाना है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, उसको एडमिट करना है, बाहर निकालना है वेस्ट प्रोडक्ट को, तो ये सिस्टेमिक और ऑनगोइंग मैनर के अंदर हमारा आता है, यानी कि ये हमारा जो फंक्शन होता है ये रूटीन में नॉर्मल होना। ठीक है, और लैब टेस्ट के अंदर हमारा जो है प्रोसीजर आ जाता है, जैसे कि स्कैनिंग की जाती है, इमेजिंग की जाती है और हमारा टोमोग्राफी की जाती है। तो सारे के सारे टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि सीटी, एमआरआई, पीईटी, ईईजी, और आइडेंटिफाई किया जाता है अनकॉन्शियस के कारणों का भी, बेहोशी की अवस्था है वो क्यों है, उसके लिए सारे के सारे जो है टेस्ट किए जाते हैं कि पेशेंट है जो है वो बेहोश क्यों है। लैब टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि इनमें इंक्लूड होता है, एनालाइज कराया जाता है ब्लड ग्लूकोज के बारे में जानना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जाना जाएगा, इमोनिया सीरम होता है ये कितना है बॉडी के अंदर है, और हमारा ब्लड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होता है बन जो होता है उसका लेवल जाना जाएगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। सीरम की जो हमारा ओस्मोलाइटिस है वो जानी जाएंगी, टीए लेवल जाना जाएगा, पीटीटी हमारे ब्लड के अंदर जो क्लोट वगैरह होते हैं उनके टेस्ट होते हैं सारे के सारे। तो इन सभी चीजों के बारे में स्टडी की जाती है और एवलेट किया जाता है, जैसे कीटोन वगैरह है, अल्कोहल ड्रग्स लेवल है वो जाता जाता है टेस्ट करके, आर्टियल ब्लड गैस लेवल के बारे में पता किया जाता है। तो सारी की सारी चीजें जो है टेस्ट के अंदर हमारी देखी जाती हैं और आर आल्सो परफॉर्म्ड, और फिर सभी जो है सारी की सारी ये परफॉर्म की जाती हैं चीजें, जब लैब टेस्ट किए जाते हैं उसके बाद ही सारी की सारी चीजों का पता लगाया जाता है। तो इसमें हमने सारी की सारी चीजों का जान लिया है कि टेस्ट के हिसाब से या हमारा कॉन्सेप्ट लेवल होता है वो किस लेवल के हिसाब का होता है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें इसमें मिली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।